at Shifa Tamir Millet University. So today the topic of our webinar is Beyond Perfectionism When Thoughts Turn into Cycles, Understanding OCD. ओके सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कि ओसीडी है क्या। ठीक है, डीएसएम के अंदर इसकी क्लस्टर के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, उसके अलावा डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे, क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे साथ। ठीक है, और हम ओसीडी अलॉन्ग विद ओसीपीडी के डिफरेंस को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो बेसिकली जब हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं। फर्स्ट इज ऑब्सेशंस एंड द अदर वन इज कंपल्जन्स। ऑब्सेशंस बेसिकली क्या होती हैं? रेपिटेटिव अनवांटेड थॉट्स होती हैं, वो ख्यालात होते हैं जो बार बार एक इंडिविजुअल के दिमाग में आ रहे होते हैं, और क्योंकि वो अनवांटेड थॉट्स होती हैं तो वो इंडिविजुअल के लिए एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस कॉज करती हैं। अब जब वो थॉट्स इंडिविजुअल के लिए एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस कॉज कर रही हैं तो उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए इंडिविजुअल क्या करता है? रेपिटेटिव बिहेवियर्स परफॉर्म करता है। उन रेपिटेटिव बिहेवियर्स को हम कहते हैं कंपल्जन्स। अब कंपल्जन्स में क्या आता है कि मेंटल एक्ट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, बिहेवियर्स भी आ सकते हैं जिसमें रेपिटेटिव हैंड वॉशिंग आ सकती है, डोर नॉब्स को बार बार चेक करना। मेंटल एक्ट्स में क्या है कि आप जो है रिपीटेडली बार बार वर्ड्स को जो है वो रिपीट कर रहे हो। ठीक है, यू आर काउंटिंग थिंग्स मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, अब होता इसमें क्या है कि ऑब्सेशंस जो हैं, आपके रेपिटेटिव थॉट्स, वो लीड कर रहे होते हैं एंग्जाइटी को, और उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए या उससे डील करने के लिए इंडिविजुअल क्या करता है? कंपल्जन्स को परफॉर्म करता है। ठीक है, अब मैंने जैसे आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया है कि ऑब्सेशंस क्या होती हैं और कंपल्जन्स क्या होती हैं। तो अगर मैं आप लोगों को एक केस दूं कि इफ देयर इज एन इंडिविजुअल जो कि शी इज प्री ऑक्युपाइड विद दिस बिलीफ कि उसके जो हाथ और नॉब को टच करी है वो जो है वो गंदी है, कोई भी सरफेस जो है वो उस पर जर्म्स हैं, और उसके रिस्पॉन्स में वो परफॉर्म करती है मल्टीपल रिचुअल्स। फॉर इंस्टेंस, वो हर आधे घंटे के बाद जो है वो हैंड सैनिटाइजर यूज कर रही है, या वो मल्टीपल टाइम्स अपने हैंड्स को वॉश कर रही है। तो कैन यू गाइस आइडेंटिफाई कि इसमें ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स क्या हैं? ओके, सो बेसिकली दिस थॉट के जो उसके हैंड्स हैं उन पे जर्म्स हैं, कोई भी जो डोर नॉब्स हैं उन पे जो है वो जर्म्स हैं, ये उसकी ऑब्सेशंस हैं। अब ये ऑब्सेशन लीड कर रही है एंग्जाइटी को, जिसके रिटर्न में द इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग कंपल्जन्स। और वो कंपल्जन्स क्या हैं कि शी इज रेपिटेटिवली वॉशिंग हर हैंड्स। ठीक है, या रेपिटेटिवली वो सैनिटाइजर को जो है वो यूज कर रही है। ठीक है, अब अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR, अगर एक इंडिविजुअल जो ऑब्सेशंस हैं या कंपल्जन्स हैं उनको 1 आवर या मोर देन 1 आवर जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो फिर हम जो है वो ओसीडी को डायग्नोस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी बेसिकली क्या होती है कि ये डिसऑर्डर कॉज कैसे हो रहा है या उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अब सबसे पहले आता है जेनेटिक्स। अगर हमारे फोर फादर्स में या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर किसी को भी जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, स्पेसिफिकली ओसीडी है, तो देर आर हाईली यू आर लाइकली टू लाइक पास ऑन ओसीडी। ठीक है, लाइफ एक्सपीरियंसेस के अंदर क्या चीज आती है कि अगर कोई भी ट्रोमेटिक लाइफ एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को रियल लाइफ केस इसमें एक्सप्लेन करती हूँ कि देयर वाज अ गर्ल हु गॉट रेप्ड एट द एज ऑफ 18। ठीक है, अब उसका इससे ओसीडी कैसे ट्रिगर हुआ कि शी यूज टू थिंक कि उसकी जो लोअर बॉडी है, उसका जो पूरा एब्डोमिनल जितना भी पार्ट है वो डर्टी है, एंड शी यूज टू वॉश हर लोअर बॉडी फॉर आवर्स एंड आवर्स। ठीक है, अब जो ट्रोमेटिक इवेंट था उसने लीड किया उसके इस ओसीडी को और इन रेपिटेटिव बिहेवियर्स को। ठीक है, उसके बाद आता है लर्न बिहेवियर। अब बहुत दफा क्या होता है कि हमारे जैसे पेरेंट्स होते हैं, अब बच्चा है वो अपनी सराउंडिंग से बहुत चीजों को लर्न करता है। अब फॉर इंस्टेंस अगर पेरेंट्स इस तरह से करते हैं कि वो हर छोटी चीज के ऊपर जो वो हैंड्स वॉश कर रहे हैं,
ठीक है। बच्चा है वो अगर कहीं भी हाथ टच कर रहा है, बार बार उसके हाथ जो है वो वॉश करवा रहे हैं, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं, अगर हम डिसऑर्डर नहीं भी कह रहे, तो कहीं ना कहीं सिम्टम्स को लीड कर सकती है ये चीज भी, क्योंकि बच्चा स्पेसिफिकली अपने सराउंडिंग में अपने बड़ों से लर्न करता है चीजों को। तो अगर पेरेंट्स के इस तरह के बिहेवियर्स हैं, रिचुअल्स हैं, तो ये चीज बच्चा जो है वो लर्न कर सकता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट। अब ओसीडी के ट्रीटमेंट के अंदर बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी। अब मेडिकेशन, क्योंकि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम लोगों की डोमेन नहीं है, तो वी गो विद साइकोथेरेपी। ठीक है। और साइकोथेरेपी में मेजरली हम सीबीटी की तरफ जाते हैं, और सीबीटी की हम जो टेक्निक यूज करते हैं फॉर ओसीडी, दैट्स एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। अब इसमें बेसिकली हम करते क्या है कि एक इंडिविजुअल को हम आइडेंटिफाई करवाते हैं कि उसके ट्रिगर्स क्या हैं, क्या ऐसे इवेंट्स हैं और सिचुएशंस हैं जो ट्रिगर करते हैं उसके ओसीडी को, ठीक है, उसके ऑब्सेशंस और उसके कंपल्जन्स को। जब हम उसके ऑब्सेशंस और उसके कंपल्जन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, फॉर इंस्टेंस इन दिस केस अगर हम कहेंगे कि इंडिविजुअल का आइडेंटिफाइड ट्रिगर ये है कि व्हेन एवर ही टचेस अ डोर नॉब और व्हेन एवर ही और शी शेक्स हैंड विद समवन, तो उसकी जो ऑब्सेशन है और जो उसकी कंपल्जन्स हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। अब इस केस में क्या होगा कि थेरेपिस्ट जो है थेरेपी में एक्सपोज करता है पेशेंट को, ठीक है, उन चीजों से जो उसको ट्रिगर करते हैं। फॉर इंस्टेंस हम उसको एक्सपोज करेंगे बाय टचिंग अ डोर नॉब। अब यहाँ पे क्लाइंट को जो है वो इनकरेज किया जाता है कि वो अपनी उस कंपल्जन को रिजिस्ट करे टू वॉश हिज और हर हैंड्स। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप उसको रेजिस्टेंस सिखा रहे हो, तो उसके बाद हम करते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, बिकॉज एक क्लाइंट का इरेशनल फियर है ना कि वो किसी से जो है वो हैंड्स भी शेक नहीं कर रहा, या अगर कोई भी सरफेस उसने टच कर लिया तो वो बार बार जाके अपने हैंड्स को वॉश कर रहा है, तो उसमें फिर हम जो है वो क्लाइंट की कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि ओसीडी के क्लस्टर के अंदर हमारे पास जो मल्टीपल डिसऑर्डर्स आते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में बेसिकली क्या होता है कि एक इंडिविजुअल इस चीज के साथ प्री ऑक्युपाइड होता है कि उसकी बॉडी में या उसके फेशियल फीचर्स के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है या फ्लॉ है। ठीक है। अब वो फ्लॉ या वो डिफेक्ट जो उसके सराउंडिंग में लोग होते हैं उनके लिए वो ऑब्जर्वेबल नहीं होता। ठीक है। अब इस प्री ऑक्यूपेशन की वजह से इंडिविजुअल जो है वो बार बार मिरर चेकिंग कर रहा होता है, एक्सेसिव ग्रूमिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। बार बार लोगों से पूछ रहे होंगे मैं ठीक लग रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर एक इंडिविजुअल की प्री ऑक्यूपेशन है कि मेरी नाक जो है वो खूबसूरत नहीं है, वो बार बार लोगों से जो है वो रीअश्योरेंस सीख करेगा। अब इसमें आई हैव सीन अ पर्सन दैट ही हैड लाइक perfect nose and he went through multiple surgeries just because of this preoccupation के like my nose is not perfect। ठीक है। और जब एक इंडिविजुअल को बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, ही इज नॉट लाइक कॉन्फिडेंट इन हिज बॉडी, और वो इस चीज के साथ कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसकी जो बॉडी है, उसके जो फीचर्स हैं वो परफेक्ट हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है उसका कॉन्फिडेंस भी शटर होता है, वो सोशल सिचुएशंस को भी अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है, एंड ही फील्स कि मैं अगर किसी सोशल सेटिंग में भी जाऊंगा तो लोग मुझे मेरी इस फीचर की वजह से जो है वो जज करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्राइकॉटलोमेनिया। अच्छा, ट्राइकॉटलोमेनिया को हम हेयर पुलिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल की अर्ज होती है टू प्लक हिज और हर हेयर। ठीक है। अब वो बाल जो है वो सर के भी हो सकते हैं, आई भी हो सकती हैं, और आईब्रोज भी हो सकती हैं। ठीक है। अब इस डिसऑर्डर के अंदर एक इंडिविजुअल रिपीटेडली इस चीज की अटेम्प्ट करता है कि वो अपने हेयर्स को जो है वो पुल ना करे, बट अगेन ही फेल्स टू डू सो। अब यहाँ पे जैसे मैं पिक्चर भी अटैच की हुई है, तो रियल केसेस में भी इसी तरह होता है कि उनके बॉल्ड पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, या इवन आई हैव सीन अ पेशेंट इन माय ओन फैमिली, शी हैज ट्राइकोटिलोमेनिया एंड शी लिटरली हैज 3 बॉल्ड पैचेस एंड उनकी आई बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। बेसिकली होता यही है कि एक इंडिविजुअल बार बार रिपीटेड अटेम्प्ट्स करता है, इवन मैंने उनको भी देखा है, वो कोशिश करती हैं इस चीज की कि वो अपने बालों को पुल आउट ना करें, प्लक आउट ना करें, बट वो इस चीज को रेजिस्ट नहीं कर पाती। ठीक है। और होता क्या है कि आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, और जब एक्सेसिव हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है तो इसके अंदर भी अगेन वही चीज है कि अगर बॉल्ड पैचेस हैं तो इंडिविजुअल जो है वो हो सकता है सोशल सेटिंग्स को भी अवॉइड करना स्टार्ट कर दे, कॉन्फिडेंस भी इंडिविजुअल का जो है वो इसमें शटर होना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर। एक्सकोरिएशन को हम स्किन पिकिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। अब एक्सकोरिएशन में बेसिकली क्या होता है कि एक रिकरेंट इंडिविजुअल की अर्ज होती है टू प्लक हिज स्किन, ठीक है, टू पिक हिज स्किन। अब इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी स्किन को बाइट भी कर सकता है, ठीक है, रब भी कर सकता है और स्क्वीज भी कर सकता है अपनी स्किन को। और इसके अंदर मेजरली लोअर बॉडी पार्ट्स ज्यादा आते हैं, जिसमें हैंड्स हैं, आर्म्स हैं, थाइज हैं, लेग्स हैं, ठीक है। आई हैव सीन पेशेंट इन माई लाइक क्लिनिकल एक्सपीरियंस दैट उस बंदे ने लाइक इतनी बुरी तरह से अपने हाथों को लाइक पिकआउट किया हुआ था कि लिटरली ब्लीडिंग होती थी उनके हाथों से। लाइक इतना सवेयर ये डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है होर्डिंग डिसऑर्डर। अच्छा, होर्डिंग डिसऑर्डर में बेसिकली क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है ही और शी हैज डिफिकल्टी इन डिस्कार्डिंग दोज थिंग्स जिनकी कोई जरूरत नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी इवन कोई इमोशनल वैल्यू भी नहीं है। लेट मी जस्ट गिव यू गाइज एन एग्जांपल। ऑब्वियसली होर्डिंग डिसऑर्डर में नहीं आएगा, बट यू गाइज कैन रिलेट दैट इवन माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू लाइक से कि शॉपर्स नहीं फेंकने, एंड वो लाइक देयर वाज अ होल एरिया इन अवर होम जहाँ पे उन्होंने शॉपर्स इकट्ठे किए हुए थे। बट होर्डिंग डिसऑर्डर में बेसिकली क्या होता है कि एक इंडिविजुअल फॉर इंस्टेंस न्यूज़पेपर्स, बॉटल्स, शॉपर्स, लाइक एवरीथिंग जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको जो है वो सेव करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं टू अ पॉइंट कि उनके अपने उठने बैठने की जगह भी जो है वो नहीं रहती। तभी हम इसको जो है वो एक डिसऑर्डर कह रहे हैं, ठीक है। एंड अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर वो एरिया डी क्लटर हो भी रहा है ना, कि अगर उनका वो एरिया थोड़ा बहुत अगर कोई साफ कर रहा है तो वो कोई थर्ड पार्टी होगी। फॉर इंस्टेंस उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, उनका स्पाउस हो सकता है, ठीक है। खुद से वो कभी भी कोई चीज जो है वो डिस्कार्ड नहीं करेंगे। अगर कोई डिस्कार्ड करता भी है तो ये चीज उनको बहुत ज्यादा जो है वो लाइक उनको डिस्टर्ब करती है, उनको एंक्शियस जो है वो फील करवाती है। देयर वाज अ फीमेल इन माय फैमिली, आज से 10-12 साल पहले की बात है। वेंट टू हर होम एंड उनकी बेटी ने उनके पुराने कपड़े जो है वो फेंक दिए थे, जो कि बिल्कुल खराब थे, एंड शी लिटरली स्टार्टेड हिटिंग हरसेल्फ कि मेरी लाइक क्यों फेंकी हैं इस तरह की चीजें। तो ये इंडिविजुअल्स जो चीजें एक्यूमुलेट करते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई नीड नहीं होती, और कोई इवन इमोशनल कनेक्शन भी नहीं होता उन चीजों के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग। ये एक टाइप है बिहेवियरल थेरेपी की, और बेसिकली ये यूज होती है ट्राइकोटिलोमेनिया और एक्सकोरिएशन के लिए। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले आप इंडिविजुअल को अवेयर करवाते हो कि उसके ट्रिगर्स क्या हैं। फॉर इंस्टेंस एक इंडिविजुअल कहता है कि व्हेनेवर आई स्टार्ट स्टडिंग आई जस्ट स्टार्ट पुलिंग माय हेयर, ठीक है। अब कंपीटिंग रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है कि उसके ट्रिगर्स क्या हैं, तो आप उसको एक ऐसा कंपीटिंग रिस्पॉन्स, एक ऐसा कंपीटिंग बिहेवियर जो है वो लर्न करवाते हो जो कि उसके लिए लेट्स से बेनिफिशियल होता है, ठीक है, या हार्मफुल नहीं होता। फॉर इंस्टेंस एक इंडिविजुअल जब कह रहा है कि व्हेनेवर आई स्टडी आई स्टार्ट पुलिंग माय हेयर, तो वी कैन आस्क देम कि जब भी आपको ये अर्ज हो, जस्ट टेक योर हैंड्स एंड लाइक प्रेस देम अंडर योर थाइज एंड स्टार्ट डीप ब्रीथिंग, ठीक है। या इसके अलावा जब भी उनको अर्ज हो रही है, दे कैन जस्ट पिक अ बॉल, अ स्ट्रेस बॉल, उसको स्क्वीज कर सकते हैं अलोंग विद डीप ब्रीथिंग, ठीक है। अब जब ये चीज इंडिविजुअल लर्न कर लेता है तो हम इंडिविजुअल को जो है वो मोटिवेट करते हैं कि अदर देन थेरेप्यूटिक सेटिंग, इंडिविजुअल ने ये बिहेवियर अपनी रियल लाइफ सेटिंग में भी जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास दो चीजें आती हैं, दैट्स ओसीडी एंड ओसीपीडी, जिसको अक्सर लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। सो बेसिकली ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड ओसीपीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। अब जितने भी हमारे पास पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं वो कब स्टार्ट होते हैं? कैन एनीवन ऑफ यू गाइस टेल मी कि हमारे जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं वो उनका ऑनसेट कब होता है? हेलो। ओके, सो बेसिकली जो हमारे जितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें ओसीपीडी भी आता है, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो है वो हमारे स्टार्ट होते हैं एडोलेसेंस में, एट द एज ऑफ 13 एंड ऑनवर्ड, ठीक है। अब जैसे हमने बात की है कि ओसीडी में देयर आर ऑब्सेशंस एंड कंपल्जन्स।
ठीक है। वेरस ओसीपीडी इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसके अंदर इंडिविजुअल इज प्री ऑक्युपाइड विद ऑर्डरलीनेस, रूल्स, कंट्रोल, परफेक्शनिज्म, कि हर चीज इनको अलाइन चाहिए होती है, हर चीज इनको ऑर्डर में चाहिए होती है। ओसीपीडी का जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, ठीक है। अगर ये किसी ग्रुप में काम भी कर रहे हैं तो ये किसी के आइडियाज को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। कोई भी अगर इनको कोई मशवरा दे रहा है ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और ये तब तक ग्रुप सेटिंग में काम नहीं कर सकते अगर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो इनके अकॉर्डिंग काम ना करें, ठीक है। तो ओसीपीडी में बेसिकली यही चीज होती है कि बहुत ज्यादा रिजिडिटी होती है, ठीक है। परफेक्शनिज्म एक्सट्रीम पे होती है कि इवन ये लोग थक भी जाते हैं, ये लोग जो है वो उस चीज को परफेक्ट करने से जो है वो नहीं हटते। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ गर्ल, शी इज 14 years ओल्ड अभी, एंड उसका ये हाल है कि वेन एवर शी ट्राइज टू डू हर होमवर्क, इवन अगर कोई छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है वो पेज फाड़ देती है, एंड वो कितनी कितनी दफा अपना होमवर्क करती है। अब यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि उसका ये बिहेवियर जो है परफेक्शनिज्म का, ये कब से स्टार्ट हो रहा है, 13 onward से। तो देर आर हाई लाइकली चांसेस कि ये किसको लीड करेगा फ्यूचर में, ओसीपीडी को, ठीक है। अब ओसीडी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को मोस्टली केसेस में इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, कि उसके जो प्रॉब्लम्स हैं या उसके ऑब्सेशंस हैं वो ईगो डिस्टोनिक है, ठीक है, वो अनवांटेड है, वो इंट्रूसिव है, ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। वेयर एज ओसीपीडी के अंदर जो इंडिविजुअल के बिहेवियर्स होते हैं या थॉट्स होते हैं, ही फील्स के वो ईगोसेंटोनिक है, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल फील्स के वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, वट एवर ही इज फीलिंग, वट एवर ही इज डूइंग, ठीक है, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अब ओसीडी में जैसे हमने बात की थी कि रेपिटेटिव रिचुअल्स हैं, ठीक है, जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार चीजों को वॉश करना, ठीक है, बार बार डोर नॉब्स को चेक करना। अक्सर जैसे हमारी मदर्स भी होती हैं तो वो रात को कह रही होती हैं कि गेट पता नहीं बंद है नहीं बंद है, स्टोव को बार बार मतलब वो कह रही होती हैं कि चेक कर लो, ठीक है, इस तरह के बिहेवियर्स हैं। वेरस ओसीपीडी के अंदर हर चीज अलाइंड होगी, ठीक है, रूल्स के, मोरल्स के, कोड्स के, ये लोग बहुत ज्यादा जो है वो लाइक रिजिड होते हैं उस चीज के ऊपर, ठीक है, और इनफ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। So that was all from my side. If you guys have any questions, you guys can ask from me. Guys, if you have any questions, you guys can ask. अस्सलाम वालेकुम, आई एम ताहिरा। और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें ऐसे फील होता है कि समवन इज अराउंड अस एंड शी और ही इज सफरिंग फ्रॉम सच प्रॉब्लम्स, तो बीइंग मीन्स हमारे पास कोई प्रोफेशनली वी आर नॉट ट्रेन, तो हम उनको कैसे इस चीज़ पे राजी कर सकते हैं कि वो कंसल्ट करें किसी साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को। और फर्स्ट वो में हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए अगर हम ऐसे सिम्टम्स देखते हैं किसी बच्चे में या किसी एडल्ट में, या हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? तो ये चीजें हमारी सोसाइटी में बेसिकली क्या होता है कि अगर इंडिविजुअल किसी भी चीज से सफर कर रहा है, वेदर एंजाइटी है, ओसीडी है, डिप्रेशन है, हमारे अराउंड लोग उनको मजाक उड़ाते हैं, उनको लेबल करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके अराउंड कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इस किसी ऐसी चीज से सफर कर रहा है, आप उस चीज को पहले एक्नॉलेज करो, ठीक है, कि यस सफरिंग फ्रॉम दैट थिंग, एंड इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट, तो बेस्ड ऑन देयर सिम्टम्स पहले आपको लाइक एक साइकोलॉजिस्ट को जो है वो कंसल्ट करना चाहिए, एंड इफ द साइकोलॉजिस्ट फील्स कि देयर इज अ नीड फॉर मेडिकेशन, तो ही और शी कैन रेफर टू अ साइकेट्रिस्ट एज वेल। अब बेसिकली यहाँ पे चीज क्या आती है कि लोग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते दैट दे आर गोइंग थ्रू समथिंग और दे आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। तो उसमें बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कि अगर आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं भी हो और आप उनके अराउंड रह रहे हो या आप उनके फ्रेंड हो, तो वॉट यू कैन डू इज कि आप उस चीज को आहिस्ता आहिस्ता एक्नॉलेज करो एंड मेक दम अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, एंड स्पेसिफिकली वो बिहेवियर्स उनकी लाइफ में किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट। ऑब्वियसली जब एक इंडिविजुअल किसी भी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा होता है तो उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ में भी इश्यूज आते हैं, उसकी सोशल लाइफ में भी इश्यूज आते हैं, उसके फ्रेंड सर्कल में भी इश्यूज आते हैं। तो द बेस्ट थिंग इज कि आप
बीइंग देयर फ्रेंड, बीइंग देयर फैमिली मेंबर, आप उनको ये चीज अंडरस्टैंड कराओ कि उनके इन बिहेवियर्स की वजह से उनकी अपनी लाइफ किस तरह से प्रॉब्लमेटिक हो रही है, किस तरह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। I hope I have answered your question. If you want to ask anything else, so you can ask. Okay, there's another question in the chat box. Mhm. How can I support a friend or family member with OCD or OCD related disorders? Alicia Nadeem is a psychology student, yes. And Sana Jalal ka bhi same question hai, but she is not a psychology student. Still, she is counseling many people. Like उन्होंने बहुत से courses किए हैं. Okay. ओके, सो बेसिकली अगेन व्हाट आई वुड से इज के अगर आपके अराउंड कोई भी इंडिविजुअल है, वेदर ही और शी इज गोइंग थ्रू ओसीडी या रिलेट किसी भी डिसऑर्डर से, इफ दे आर सफरिंग, व्हाट आई हैव सीन इन माय सराउंडिंग इज के अगर एक इंडिविजुअल जो है, फॉर इंस्टेंस देयर इज अ केस इन माय फैमिली कि वो बहुत देर लगाते हैं वॉशरूम में, एंड उनके अपने सिबलिंग्स उस चीज का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेप इज के आप उस चीज को एक्नॉलेज करो, उनको लेबल मत करो, ठीक है, उनको whatever the disorder is, whatever they are suffering from, आप उस चीज को अंडरस्टैंड करो रेदर देन लेबलिंग, ठीक है। उनको सपोर्ट प्रोवाइड करो, उनको सुनो, बिकॉज मोस्टली क्या होता है, व्हेन एन इंडिविजुअल इज सफरिंग थ्रू समथिंग, दे हैव नो जिसको बात कर सकें। और मोस्टली इंडिविजुअल्स का ये फियर होता है कि हम कि अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे तो फिर खत्म हो जाता है कि उन्होंने बात कैसे करनी है, या अगर वो किसी से बात कर रहे हैं वो उनको अंडरस्टैंड कर रहा है तो उनके लिए थेरेपी भी सीख करना बहुत इजी हो जाता है। तो अगर आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में अगर कोई भी जो है वो इस चीज से गुजर रहा है, किसी भी डिसऑर्डर से गुजर रहा है, तो द बेस्ट यू कैन डू इज टू सपोर्ट देम, टू लिसन देम, उनको अंडरस्टैंड करें रेदर देन लेबलिंग। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा टैबू ही यही है कि हम लोगों को मजाक उड़ाते हैं, उनको लेबल करते हैं। इफ एनीवन इज सीकिंग थेरेपी, हम उसको भी लेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो हर चीज जो है वो एक स्मॉल स्टेप से स्टार्ट होती है। तो अगर आपके अपने घर में कोई किसी भी चीज से सफर कर रहा है, आपके फ्रेंड्स में सफर कर रहा है, तो एटलीस्ट उनको अंडरस्टैंड करें, उनको सुने, ठीक है, और उनको सपोर्ट करें, ठीक है। Hello, this is Zahid. Can you hear me? The comorbidities with OCD and related disorders. Okay, so अभी जैसे हमने बात की है कि जो ऑब्सेशंस हैं, ठीक है, रेपिटेटिव थॉट्स हैं, वो किसको लीड करती हैं, एंजाइटी को, ठीक है। और एंजाइटी किसको लीड करती है, हमारे पास रेपिटेटिव बिहेवियर्स को। तो ओसीडी की सबसे ज्यादा कोमॉर्बिडिटी जो है वो हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ है और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के साथ भी है, बट एंजाइटी के साथ ज्यादा है। ओसीडी के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनकी एंजाइटी के साथ ज्यादा कोमॉर्बिडिटी है। Welcome, Alicia. Any other question? Hello. Hello. Assalamualaikum. Hear me, ji? Hello. Yes, you are audible. Hello. Please Assalamualaikum. ask the question. Sir Zahid, you are audible. You can ask the question. Yes, okay जी, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सा ब्रीफ किया जी ओसीडी पर, और बहुत सी बेसिक चीजें बताई जो कि यूजुअली हमारी सोसाइटी में लोग अनअवेयर होते हैं इन चीज़ों से। लाइक आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे आपने कहा कि नेल स्नैचिंग, नेल खाना, या अपने बाल पिकिंग, या दूसरी चीज़ थी अपनी स्किन जो आप खाते हैं, बच्चों से शुरू होता है, और इवन हमारे जो मेच्योर हो जाते हैं, नॉट 13-14 ईयर से जो चीज स्टार्ट होती है, वो जाके उसका दिल मुफ्त खुद का, वो 35 to 40 ईयर्स के लोग भी, either they're girls or male or female, they're used to of it। तो ये बहुत बुरे सिम्टम्स होते हैं जिससे वो अपने आप को severe नुकसान में लेके जाते हैं।
तो ये चीज़ मैंने बड़ी कॉमन सी देखी। आई एम अ पीएचडी स्कॉलर बाय द वे, और इन चीज़ों पे मेरी काफ़ी डीप रिसर्च है। तो मैं एक दो चीज़ें आपके साथ ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये कि जो भी हमारे जितने भी ओसीडी पेशेंट्स होते हैं, या इसके अलावा भी जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ना, बेसिकली डिसऑर्डर्स हमारे 90% और मोर देन 90% जो हैं वो बाय बर्थ नहीं होते। दे आर आउटकम्स वैसे ऑफ सम ट्रॉमास दैट someone has faced in his or her life, वैसे especially in childhood। वो हम्म ट्रॉमास जो हैं वो आगे आके पोस्ट एक देव बन के आपकी लाइफ में आते हैं, और उनके उसके आउटकम्स होते हैं जो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, जो बहुत वैसे दैट लीड टुवर्ड्स दी वर्स्ट सिचुएशन इन लाइफ। तो उस पे तो बीइंग साइकोलॉजिस्ट आप सबका फर्ज भी बनता है और आपकी ड्यूटी भी है, पेशेंट बाय पेशेंट वैसे भी और बाय प्रोफेशन भी। बट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि जो लोग ये नाखून खाते हैं या अपनी स्किन खाते हैं, ये इन चीज़ों से बचने के लिए ना हमेशा से अपने क्लाइंट के साथ एक प्रैक्टिस किया करें। एक तो वो खुशी बाल होती है जो यूज करवाते हैं लोग इन लोगों के लिए, कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी एंजाइटी, अपना डिप्रेशन या अपने जो भी एग्जर्शन है इससे करें, इससे आप बिजी रहेंगे। बट ये दिस इज नॉट समथिंग इंटरेस्टिंग। तो जो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है ना, वो हम 2 टाइम्स करेंगे या 4 टाइम्स करेंगे, इससे ज्यादा लोग उससे भी बोर हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं, तो वो चीज़ को वैसे क्विट कर देते हैं। तो व्हेन आई रियलाइज दिस थिंग ऑन सो मेनी पीपल, मैंने इम्प्लीमेंटेशन की तो मुझे पता चला कि क्यूबिक जो होता है ना, क्यूबिक हमारा क्यूब होता है, रोलिक्स क्यूब, वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो किसी को नहीं आती यूजली, हम्म बट हर कोई सीख सकता है, सीख के सिखा सकता है। ठीक ये है इतनी इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी है कि जिससे ये लोग स्पेशली समवेयर इन द वर्ल्ड पीपल आर हैविंग वेरी फेमिलियर विद दिस प्रैक्टिस, के वो ये चीज इतना इम्प्लीमेंट की हुई है उन्होंने कि हम्म खत्म हो जाएगी। तो जस्ट बस ये पॉइंट मैंने आपको बताना था कि इस चीज को करेंगे, बहुत प्यारी चीज है। ठीक है, एक थैंक यू सो मच जाहिद फॉर एडिक्शन है, एडिंग। हम्म ये एक एडिक्शन है ऐसी। हम लोग बेसिकली एडिक्शन है ना, नेल्स खाना एक एडिक्शन हो जाती है। उसके पीछे क्या है वो वैसे एक अलग स्टोरी है, बट वो एडिक्शन। तो एक पॉजिटिव एडिक्शन की तरफ जब आप उसको ले जाएंगे, और वो पॉजिटिव एडिक्शन इंटरेस्टिंग भी होगी, वो इंटरेस्ट के मारे वो पर्सन इतना करेगा कि वो उसकी आदत हो जाएगी, और दूसरी बार उसको क्रेविंग होगी कि मैं ये चीज करूँ। तो उससे ना ये चीजें कवर हो जाती हैं। इसका बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच जाहिद। Actually, there was a point when I was explaining trichotillomania. I forgot to share that trichotillomania is hair pulling and aphasia is प्लग कर बालों को या तो बाइट कर रहा है या swallow कर रहा है। That's trichophagia. This is the point that I forgot to share. तो ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, ट्राइकोटिलोमेनिया एंड ट्राइकोफेजिया, ठीक है। ओके, If you guys have any other questions, so you guys may ask. थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Any other questions? Okay, so guys, if you don't have any other questions, so should I end the webinar?
Yes, please. Thank you so much, Miss शांजा आफ्ताब, for the great webinar. और बहुत अच्छा आपने differentiation जो है ना normally life में जो like confusions होती हैं anxiety, OCD, OCPD के अंदर, तो ये सारी चीजें जो है ना ये हमारी normal life में ज्यादा होती जा रही हैं। पहले ऐसा होता था लाइक जब हम लोग आज से 6-7 साल पहले इवन पढ़ते थे 10 years बैक जब हम पढ़ते थे इन चीज़ों को, तो उस टाइम पे हमें ये केसेस सिर्फ बुक्स में मिलते थे या हमारे जो प्रोफेसर्स होते थे वो केसेस बताते थे अपने क्लिनिक में आए हुए क्लाइंट्स के। नाउ वी कैन सी इट विदाउट क्लिनिक इन आवर सराउंडिंग्स। और बहुत से लोग हमसे बात भी करते हैं, जनरली भी जो है ना वो काउंसलिंग करने के लिए आते हैं, या इसका नाम जो है ना ये तो है ही ओसीडी, लेबल बहुत ज्यादा किया जाता है कि ये तो है ही ओसीडी, इसको तो छोड़ दो बहन भाइयों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान। तो ये चीजें जो है ना ये काफी सारे मिथ्स जो हैं वो आपने ब्रेक किए हैं। थैंक यू सो मच अगेन। See you with some other webinar soon, inshallah. Take care, all of you. Thank you for the great audience and great questions. Allah Hafiz.